सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले चर्चा इस चैप्टर पर कर लें और इसके बाद तब फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर चलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? आप जानते हैं इनको, फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या कहते हैं? इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनको हम एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं, राइट। और एंजियोस्पर्म की अपनी एक मीनिंग है, इसका एक मतलब होता है। क्या मतलब होता है मैं आपको बता रहा हूं। एंजियोस, इट स्टैंड्स फॉर वेसिल्स। एंजियोस का मतलब होता है वेसिल्स, स्पर्मा स्टैंड्स फॉर सीड्स। ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनका एक नाम क्या है? इनको हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। अब एंजियोस्पर्म क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि एंजियोस का मतलब क्या होता है? एंजियोस का मतलब होता है वेसिल्स इन जाइलम। जो जाइलम टिश्यू होता है उसमें वेसिल्स पाई जाती हैं और उन्हीं से पानी का ट्रांजैक्शन होता है, पानी का ट्रांसपोर्ट होता है। मिनरल और वाटर का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो जाइलम टिश्यूज़ के द्वारा होता है। और जाइलम में खास प्रकार के यहाँ पर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम वेसिल्स कहते हैं। तो वेसिल्स के लिए टर्म यहाँ पर यूज किया गया है एंजियोस। तो एंजियोस स्टैंड्स फॉर वेसिल्स एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड। मतलब कि ये सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं। दीज आर द सीड बियरिंग प्लांट्स हैविंग द वेसिल्स इन देयर जाइलम टिश्यूज। तो इनकी डेफिनेशन नोट कर लेंगे यहाँ पर। दीज आर द सीड बियरिंग प्लांट्स, सीड बियरिंग प्लांट्स that have the vessels, क्या है इनमें? in their xylem tissue, in their xylem tissues। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें कि इनके जाइलम टिश्यूज में क्या होता है? इनके जाइलम टिश्यूज में जाइलम टिश्यूज में वेसिल्स होता है और सीड का फॉर्मेशन होता है इनमें। तो दीज आर द सीड बियरिंग प्लांट्स एंड हैव द जाइलम वेसिल्स। इसीलिए पूरा नाम इनका क्या पड़ा है? इनका नाम पूरा पड़ा है एंजियोस्पर्म्स। और चूंकि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम प्लांट्स में सेक्स ऑर्गन्स की बात करें जिन्हें कि हम एनिमल्स में गोनैड समझते हैं, उसी प्रकार से प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं इनको हम फ्लावर्स कहते हैं, फूल कहते हैं, फ्लावर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन केस ऑफ प्लांट्स आर नोन एज फ्लावर्स, राइट। और ये एनिमल्स में गोनैड्स कहलाते हैं। मेल गोनैड को टेस्टिस कहा जाता है और फीमेल गोनैड को ओवरी कहा जाता है। अब यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर मेल स्ट्रक्चर जो होता है और फीमेल स्ट्रक्चर, ये दोनों क्लस्टर होते हैं एक ही में, जिसको कि हम नाम देते हैं फ्लावर कहते हैं, राइट। ये क्लस्टर्ड होते हैं एक ही में, ये क्लस्टर्ड होते हैं जिनको कि हम फ्लावर्स कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज द फ्लावर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर, इनको हम फ्लावर्स कहते हैं प्लांट्स में, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर चर्चा चूंकि एनिमल की नहीं होनी है, बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनके सेक्स ऑर्गन की हम बात करेंगे, राइट। तो इतना बात ये आपने नोट कर लिया होगा। तो आप एक पॉइंट और यहाँ नोट करें, वो ये है कि द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स, क्या कहेंगे बेटा इनको? दीज आर नोन एज फ्लावर्स। क्या कहते हैं? दीज आर फ्लावर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन प्लांट्स आर कॉल्ड एज फ्लावर्स, राइट। ये जो फ्लावर्स होते हैं इनके बारे में एक पॉइंट और भी आपको मेंशन करना है कि ये मॉडिफाइड शूट होते हैं। मॉडिफाइड शूट्स
क्यों इनको मॉडिफाइड शूट्स कहते हैं? शूट्स मीन्स होता है स्टेम, तो ये तने के रूपांतरित भाग होते हैं, यानी कि जो स्टेम होता है उसके ये मॉडिफिकेशंस होते हैं, रूपांतरण होते हैं। दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ शूट्स, तने का रूपांतरण होता है जो कि ये पाए जाते हैं यहाँ पर, राइट। अब फ्लावर्स के बारे में हमें डिस्कशन पहले करना है और फिर हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो पहले फ्लावर्स का स्ट्रक्चर समझ लें कि क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए। एंजियोस्पर्म की डेफिनेशन बता दिया। एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है? एंजियो मीन्स होता है वेसिल, स्पर्मा मीन्स होता है सीड। द सीड बियरिंग प्लांट्स दैट हैव द वेसिल्स इन देयर जाइलम टिश्यूज नोन एज एंजियोस्पर्म्स बिकॉज देयर सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फ्लावर्स। सो दीज प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड एज द फ्लावरिंग प्लांट्स। अब इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसे जानने के पहले इनके सेक्स ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमें इसके बारे में क्लियर करना है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है। आइए और बात करें इस पर। ये बोर्ड पर जो लिखा है आपने अब तक लिख लिया होगा, नहीं लिखा है 1 मिनट के अंदर कॉपी कर लीजिए इसे। लिख लिया होंगे। बात करेंगे कि फ्लावर्स क्या होते हैं। अभी हमने आपको बताया कि ये मॉडिफाइड शूट होते हैं, यानी कि तने के रूपांतरित भाग होते हैं। अगर हम फ्लावर्स की बात करें, इनके जो पार्ट्स होते हैं उनको हम फ्लोरल पार्ट्स कहते हैं। फ्लोरल पार्ट्स। तो सबसे पहले हम थाइलेमस की बात करेंगे। ऑल दी फ्लोरल पार्ट्स रेस्ट ऑन द थाइलेमस सभी फ्लोरल पार्ट्स एक पर्टिकुलर फ्लैशी प्लेटफॉर्म पर रेस्ट करते हैं, जिनको हम नाम क्या देते हैं? दीज आर नोन एज, क्या कहेंगे इनको? इनको हम थाइलेमस कहते हैं। किसी भी फ्लावर में होता है। हिंदी में इसे पुष्प आसन कहते हैं। पुष्प आसन होता है, यानी कि फूलों का आसन, यानी कि फूल के जो पार्ट्स होते हैं फ्लोरल पार्ट्स वो किस पर बैठे होते हैं। तो दिस वन इज द फ्लोरल पार्ट, राइट। समझ गए बात को? तो जितने भी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो जिस फ्लैशी प्लेटफॉर्म पर जो है रेस्ट करते हैं उससे जुड़े होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को हम नाम क्या देते हैं? इट इज़ नोन एज द थाइलेमस, राइट। अब दूसरा जो पार्ट है फ्लोरल पार्ट, जिसकी मदद से फूल जो होता है वो अपने स्टेम एक्सिस से अटैच होता है, हम उसे पेडिसिल कहते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर? दैट इज द पेडिसिल। ये क्या होता है? द स्टैक विद व्हिच द फ्लावर्स आर अटैच्ड to the stem axis, to the stem axis। वो स्ट्रक्चर जिस पर कि जिसकी मदद से जो फ्लावर है ये अपने स्टेम एक्सिस से जुड़ा होता है, तो दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज, क्या कहेंगे इसको? हम इसे कहते हैं पेडिसल, ठीक। तो इस तरीके से देखिए, अगर पेडिसल हैं तो फ्लावर को हम पेडिसिलेट बोलेंगे, अदरवाइज द फ्लावर इज नोन एज सेसाइल। हम आपको बता दे रहे हैं स्ट्रक्चर से इस तरह से। जैसे मान लो कि ये आपका स्टेम एक्सिस है सपोज दैट, और कोई भी फ्लावर है वो ये है यहाँ पर अटैच है, तो नाउ दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पेडिसिल। ये फ्लावर है, दिस वन इज द स्टेम एक्सिस, दिस वन। इस तरह से स्टेम के साथ फ्लावर अगर अटैच है कहीं पर, तो जिस स्ट्रक्चर की मदद से वो अटैच है दैट इज नोन एज, क्या कहते हैं उसी को?
हम उसी को कहते हैं पेडिसेल। क्या कहेंगे? इट इज नोन एज द पेडिसेल, राइट। ठीक है, पेडिसेल इसे कहा जाता है। नाउ कम टू दी नेक्स्ट स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आपने देखा ये स्टेम एक्सिस है, ये आपका फ्लावर है, और फ्लावर अपने जिस स्ट्रक्चर की मदद से स्टेम एक्सिस से जुड़ा होता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज पेडिसेल। एंड इफ द पेडिसेल इज प्रेजेंट, द फ्लावर इज कॉल्ड एज पेडिसिलेट, अदरवाइज इट इज सेसाइल। तो दो अल्टरनेट टर्म यहाँ पर आपको यूज करने को मिलेगा। एक होता है पेडिसिलेट, पेडिसिलेट का मतलब यह होगा कि पेडिसेल उपस्थित है, पेडिसेल प्रेजेंट। अगर फूल में पेडिसेल है तो उसको पेडिसिलेट कंडीशन कहेंगे, अदरवाइज क्या कहेंगे? सेसाइल। सेसाइल का मतलब होता है नो पेडिसेल। ये है। तो अगर फूल में ये स्टॉक पाया जाता है पेडिसेल, तो उसको हम पेडिसिलेट कहते हैं, और अगर ये स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है तो हम उसको सेसाइल कहते हैं। आप सेसाइल फ्लावर किस तरीके का होगा? ये बिना पेडिसल के डायरेक्ट स्टेम एक्सिस से जुड़ा होता है। दिस वन इज द फ्लावर, दिस वन इज द स्टेम एक्सिस। आप देख रहे हैं कि फूल बिना डंठल के सीधे जुड़ा हुआ है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम पेडिसिलेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या कहेंगे इसको? इट इज नोन एज द पेडिसिलेट। कब? जबकि पेडिसल पाया जाता है फ्लावर में। और अगर पेडिसल नहीं है तो यहाँ पर आपका जो फ्लावर है ये डायरेक्टली अटैच होता है स्टेम एक्सिस से, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज सेसाइल। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। जल्दी से आप लिखते चलिए इसको, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो बीच में आएंगे, इनको पहले समझा दें। ठीक है, आप समझ गए पेडिसिलेट स्ट्रक्चर क्या होता है और सेसाइल फ्लावर क्या होता है। आप जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, जो मेन फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, उनकी संख्या 4 होती है, और ये एक सर्कुलेट में उपस्थित होते हैं, एक चक्र में व्यवस्थित होते हैं, जिनको वर्ल कहते हैं। ठीक है, तो ये चक्र होते हैं या फ्लोरल वर्ल्स होते हैं, ठीक, जिसमें वो चक्राकार क्रम में अरेंज होते हैं। इस तरीके से 4 चक्र होते हैं, यानी कि 4 फ्लोरल पार्ट्स होते हैं जो कि अपने अपने चक्र में उपस्थित होते हैं, वर्ल्ड में उपस्थित होते हैं, राइट। आइए और देखते हैं कि ये सब कौन कौन से हैं। बोर्ड पर लिखा है, जल्दी कॉपी करिए, जो भी लिखा है कॉपी करिए, आगे बढ़ें। 4 फ्लोरल पार्ट्स होते हैं। ये जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं चक्र में होते हैं, पहला ये हैं फर्स्ट एंड वेरी आउटर वॉर्ल, ये है, इसका नाम है, इट इज नोन एज द कैलिक्स। ये सबसे बाहरी चक्र होता है फ्लोरल पार्ट का, राइट। स्टेराइल होता है, ये स्टेराइल स्ट्रक्चर है, नो डायरेक्ट रोल इन रिप्रोडक्शन। ठीक, कैसा होता है ये? इसको कैलिक्स बोलते हैं। कैलिक्स जो होता है ये सबसे बाहरी चक्र होता है, स्टेराइल होता है। स्टेराइल का मतलब कि ये फर्टाइल नहीं होता, रिप्रोडक्शन में इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, बल्कि कैसा रोल है इसका? डायरेक्ट रोल ना होकर के इसका इनडायरेक्ट रोल होता है। ठीक, तो ये ना तो गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है और ना ही एम्ब्रायोजेनेसिस में इसका कोई डायरेक्ट रोल है, बट दिस असिस्ट इन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। इसीलिए इसको एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन कहा जाएगा, इट इज नॉट द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। इसीलिए हमने टर्म लिखा है कि ये स्टेराइल होता है। स्टेराइल का मतलब इसका रिप्रोडक्शन में कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है। इसमें जो दूसरा होल है, सेकंड वर्ल, यहां पर अगर हम बात करें तो इट इज नोन एज कोरोला। क्या कहेंगे इसको? सेकंड वर्ल जो होता है उसको हम कोरोला बोलते हैं, राइट। क्या कहेंगे इसको? इट इज नोन एज कोरोला। कोरोला ये भी स्टेराइल होता है। कोरोला इज आल्सो स्टेराइल, कलर्ड होता है, ब्राइटली कलर्ड होता है।
attract insects. For pollination. ये भी स्टेराइल होता है. This does not play any direct role in producing gametes or embryogenesis, but this assists the process of reproduction. रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में सहायक साबित होता है, मददगार होता है, परंतु ये डायरेक्ट कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन नहीं होता है, जिसको हम कोरोला कहते हैं. ठीक, स्टेराइल होता है, ब्राइटली कलर्ड होता है. जी हाँ, ये अलग अलग रंगों के फूलों के जो अलग अलग रंग होते हैं वो इन्हीं पेटल्स में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है. क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्रोमोप्लास्ट. डिफरेंट कलर के, लाल रंग के, पीले रंग के, गुलाबी रंग के, पर्पल कलर के, जितने भी प्रकार के फ्लावर्स आप अलग अलग कलर के देख रहे हैं, ये सारे कलर इनके कोरोला की वजह से होते हैं. और ये जो होता है ये नॉन रिप्रोडक्टिव होता है, स्टेराइल होता है, बट दिस असिस्ट इन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. सहायक होता है रिप्रोडक्शन में, परंतु ये मेन ऑर्गेन नहीं होता. ठीक, तो सबसे बाहर से अंदर की तरफ का ये दूसरा वर्ल होता है, चक्र होता है फुल ऑफ वर्क का. ठीक है, इन दोनों में अगर हम देखें, चाहे वो कैलिक्स हो या फिर कोरोला हो, मार्फोलॉजिकल तमाम तरीके का एडाप्टेशन होता है, मॉडिफिकेशंस होते हैं, जिन्हें आपने कक्षा 11 में मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ लिया है. तो हम यहाँ पर केवल एक लाइन लिखेंगे कि कैलिक्स एंड कोरोला बोथ आर स्पेशली मॉडिफाइड इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स फॉर स्पेशल पर्पज. तो एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेंगे, द कैलिक्स एंड कोरोला in different group of plants, different group of plants are variously modified आपने ये भी पढ़ा है कि इनकी जो यूनिट होती है, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कैलिक्स, क्या बोलते हैं इसे? इट इज नोन एज सेपल. एंड दैट ऑफ कोरोला, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कोरोला, हम इसे बोलते हैं पेटल्स. ये सारे स्ट्रक्चर आपने 11th में अपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ लिया है. हम इसको मॉर्फोलॉजी में नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, हम रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम कोरोला या कैलिक्स के डिटेल मॉडिफिकेशन में नहीं जा रहे हैं. राइट, यहाँ से अब हम आगे चलेंगे. अब तक आप समझ चुके हैं कि कैलिक्स और कोरोला ये सबसे बाहर और उसके जस्ट अंदर की 2 लेयर्स होती हैं. ये इनके स्ट्रक्चरल यूनिट्स को क्रमशः हम सेपल्स और पेटल्स कहते हैं. दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉट द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बट दे असिस्ट इन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, बट इंडिविजुअली दे आर स्टेराइल, नॉट फर्टाइल, नीदर दीज आर गोइंग टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ गैमीट नॉट टेक पार्ट इन प्रोसेस ऑफ एम्ब्रायोजेनेसिस. राइट, तो इनका रिप्रोडक्शन में कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है. ठीक, अब बात करेंगे हम मेन जो इनके सेक्स ऑर्गेन्स होते हैं, वो होता है मेल ऑर्गेन और फीमेल ऑर्गेन. तो मेल ऑर्गेन को यहाँ पर हम एंड्रोसियम कह रहे हैं, इट इज नोन एज एंड्रोसियम. थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे, जो तीसरा फ्लोरल पार्ट होता है, दैट इज एंड्रोसियम. नेक्स्ट, फ्लोरल पार्ट्स में जो तीसरा चक्र होता है, इसको बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गेन, और नाम देते हैं इसे एंड्रोसियम. जी हाँ, और इसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट, इसे हम बोलते हैं स्टैमेन. जी हाँ, ये स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम स्टैमेन बोलते हैं. ये जो स्टैमेन होते हैं, इनके 2 पार्ट होते हैं, लाइक दिस. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एंथर एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फिलामेंट. और फिगर में आएगा सिंगल स्टैमेन.
इस प्रकार से ये जो स्टैमन होता है, ऐसे कई स्टैमन मिल करके क्या बनाते हैं, एंड्रोसियम बनाते हैं। इनकी संख्या 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 5 हो सकती है या मल्टीपल हो सकती है। तो ये सब आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में एंड्रोसियम और स्टैमन की कंडीशन पढ़ा है। हम यहाँ पर स्टैमन का रिप्रोडक्टिव रोल आपको समझाएंगे। तो बेसिकली स्टैमन जो होता है, इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। इसका एक कंपोनेंट जो फिलामेंट है, ये थैलेमस से इसको अटैच कराता है, और जो एंथर होता है यही मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर के अंदर बनता है। तो एंथर ही मेन रिप्रोडक्टिव आर्गन है मेल का, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन मेन है, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन एंथर, जिसके अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ये सारी चीज़ एंथर के अंदर घुस कर हम देखेंगे कि इसके अंदर की बनावट क्या है। फिलहाल अभी हम अंदर की बात नहीं बता रहे हैं, आपको केवल मॉर्फोलॉजिकल डिटेल समझा रहे हैं कि इसमें केवल 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। रिमेंबर दैट द फिलामेंट इज स्टेराइल स्ट्रक्चर, दिस मेक्स इट्स कनेक्शन विद द थैलेमस। ये इसको थैलेमस से जोड़ने का काम करता है, लेकिन फिलामेंट में किसी भी प्रकार का कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बनता, राइट। गैमीट फॉर्मेशन में फिलामेंट रोल प्ले नहीं करता, इसलिए हम इस फिलामेंट को भी स्टेराइल मानते हैं। सारा काम जो हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, वो एंथर के अंदर हो रहा है, ठीक है। एंथर का डिटेल स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे जब मेल आर्गन का डिटेल पढ़ाएंगे। अभी हम फ्लोरल पार्ट आपको समझा रहे हैं, राइट। तो ये जो स्टेमेंस होते हैं, इनकी संख्या मल्टीपल हो सकती है, इनकी संख्या 4 हो सकती है, इनकी संख्या 6 हो सकती है, इनकी संख्या 5 हो सकती है। तो ये इनके नंबर्स होते हैं, राइट। ये जो फिलामेंट्स होते हैं, ये क्या नाम है, स्टेमेन होते हैं। स्टेमेन का एक नाम और है, स्टेमेन का एक नाम और है, और वो क्या है, जैसे आपने प्लांट बायोडाइवर्सिटी पढ़ी होगी कक्षा 11 में, उसमें आपको टेरिडोफाइटा पढ़ाया गया होगा, जिम्नोस्पर्म पढ़ाया गया होगा, आपको ब्रायोफाइटा पढ़ाया गया होगा। तो बात हम कर रहे हैं टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म की। वहाँ पर माइक्रोस्पोरोफिल एक टर्म पढ़ा होगा आपने, माइक्रोस्पोरोफिल पर लगे हुए माइक्रोस्पोरेंजियम को पढ़ा होगा आपने। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल देखा होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन करके माइक्रोस्पोर का निर्माण करता था, जिसको कि हम मेल गैमेटोफाइट कहते थे। बात समझ में आ गई। तो जो वहाँ पर माइक्रोस्पोरोफिल है, बिल्कुल ठीक उसी का एनालॉगस स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप हो रहा है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, स्टैमेन कह रहे हैं। तो जिसे हम स्टैमेन कहते हैं, एक्चुअली इट इज़ जस्ट लाइक, क्या बोलेंगे इसको, इट इज जस्ट लाइक द माइक्रोस्पोरोफिल। क्या बोलेंगे इसको, माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे इसको, ऑफ टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स। जैसे आपने जिम्नोस्पर्म में कहाँ जिम्नोस्पर्म में और टेरिडोफाइटा में मेल गैमेटोफाइट के बारे में चर्चा किया था, बात किया था, माइक्रोस्पोरोफिल के द्वारा वो बनता है। तो ऐसे ही मेल गैमेटोफाइट यहाँ पर भी बनेगा। किस में बनेगा, मेल आर्गन में। मेल आर्गन का नाम क्या है, हम यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट में इसको बोलते हैं स्टैमेन, और टेरिडोफाइटा में और ब्रायोफाइटा में सेम स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल। जैसे वहाँ पर माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजियम बनता था, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर एंथर जो होता है उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम का निर्माण होता है। हम इस पर चर्चा अपने अगले मतलब आगे बताएंगे कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है स्टैमेन का। फिलहाल हम स्टैमेन को मानते हैं इट इज़ जस्ट लाइक द माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट। द स्ट्रक्चर इज सेम एंड द पर्पज इज आल्सो सेम। स्ट्रक्चर वही है और इसका उद्देश्य भी वही है कि हमको क्या बनाना है, हमको मेल गैमीट का फॉर्मेशन करना है, राइट। यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे कि क्या है। तो ये हो गया फिलामेंट और ये हो गया एंथर। अब अगर हम देखें कि एंथर का जो मॉर्फोलॉजिकल डिटेल है उसकी अगर हम बात करें तो ये बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होता है। फिलहाल हम यहाँ उसको लिखाने वाले नहीं हैं, अभी जब मेल आर्गन डिटेल पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। एंड्रोसियम की स्ट्रक्चरल यूनिट स्टैमेन होता है। स्टैमेन को माइक्रोस्पोरोफिल के समकक्ष माना जाता है, जैसे कि टेरिडोफाइटा में और ब्रायोफाइटा में
माइक्रोस्पोरोफिल बनते हैं, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर यहाँ पर स्टेमेन बनता है, राइट। अब तक आप समझ चुके होंगे। तो दिस स्ट्रक्चर इज द फिलामेंट एंड दिस स्ट्रक्चर इज एंथर, और इसमें 2 लोब होते हैं। इसकी कहानी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक। अब चलेंगे और हम बात करेंगे फीमेल स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या है, गाइनोसियम। फीमेल स्ट्रक्चर इज नोन एज गाइनोसियम। 4th पॉइंट, द फीमेल स्ट्रक्चर। फीमेल स्ट्रक्चर की बात करें, इट इज नोन एज, हम बोलते हैं इसको गाइनोसियम। इसे बोलते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम जो होता है, इसका स्ट्रक्चरल यूनिट होता है द स्ट्रक्चरल यूनिट इज गाइनोसियम, ठीक है। फीमेल ऑर्गेन होता है गाइनोसियम, और इसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है हम उसे बोलते हैं पिस्टिल। यहाँ पर एक पिस्टिल की बनावट हम आपको दिखा रहे हैं कि एक पिस्टिल होता क्या है। इधर का मिटा देंगे। दिस स्ट्रक्चर इज द पिस्टिल, और ये अटैच किस पर होता है, ये स्ट्रक्चर है। इस तरह से अगर आप देखें यहां पर, हम इसे बोलते हैं ओवरी, दिस वन, स्टाइल, स्टिग्मा। This structure is known as thalamus. This structure is known as pedicel. आपके सामने जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये पिस्टिल है, राइट। अब ये पिस्टिल एक भी हो सकता है या कई पिस्टिल का समूह हो सकता है, इसलिए सामान्य तौर पर एक पिस्टिल अगर है तो एक पिस्टिल में एक से अधिक जो है, एक जो गाइनोसियम होता है उसमें एक से अधिक पिस्टिल हो सकते हैं। एक पिस्टिल को हम कार्पेल मानते हैं। क्या कहते हैं इसको, कार्पेल कहते हैं। कार्पेल और पिस्टिल का जो कॉन्सेप्ट है, जब हम फीमेल ऑर्गन आपको पढ़ाएंगे, स्पेशली उसमें आएंगे तो बात करेंगे। अभी हम इसकी इंटरनल बनावट की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये कह रहे हैं कि फीमेल स्ट्रक्चर को गाइनोसियम कहा जाता है। इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट को हम बोलते हैं पिस्टिल, और पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। द पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स, दिस हैज 3 पार्ट्स, और इनके नाम है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इस तरीके से एक पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। बात समझ गए। इस तरीके से इस स्ट्रक्चर में अभी हमने आपको केवल फीमेल ऑर्गन दिखाया है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको पूरी तरह से फ्लावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्लावर का जो पार्ट होता है पेडिसेल, ये आपको हम दिखा रहे हैं। ये स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हैं, दिस वन, इट इज़ नोन एज थाइलेमस। इसी थाइलेमस पर फ्लोरल पार्ट्स रेस्ट करते हैं, सारे ऑर्गन इसी पर जुड़े हुए पाए जाते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब ये स्ट्रक्चर्स हैं कौन कौन से, ज़रा ये देखिए। ये जो बाकी और स्ट्रक्चर जो यहाँ शो नहीं हो रहे हैं, इनमें एक तो ये कैलिक्स है, सेपल हम आपको दिखा दे रहे हैं, दिस वन। ये हो गया आपका सेपल, ठीक। ये नोट कर लिया होगा, नहीं लिखा है तो नोट कर लीजिए। पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। Now
You can show here other structures. अब इससे लगा हुआ ये होता है जिसको हम बोलते हैं पेटल. This one is the petal. And this one, it is, you know, this structure is stamen, जो यहां से अटैच होता है. Here petal, stamen, and this structure is the pistil. Male structure and this one is the female structure. और ये आपको कंप्लीट फ्लावर दिख रहा है. कंप्लीट फ्लावर कौन होता है? ऐसा फ्लावर जिसमें कि उसके चारों पार्ट स्थित होते हैं. 4 पार्ट कौन कौन से हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. अगर ये चारों पार्ट मौजूद हैं तो क्या बोलेंगे इसको? तब हम इसे बोलते हैं कि ये क्या है? ये कंप्लीट फ्लावर है. अगर चारों पार्ट इसके मौजूद हैं हम इसे कंप्लीट फ्लावर कहते हैं. और अगर इनमें से एक भी गायब है तो हम इसे क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज द इनकम्प्लीट फ्लावर. बात समझ में आ गई होगी. अगर इनमें से कोई एक भी, इफ ऑल दी 4 फ्लोरल पार्ट्स, ये कौन कौन से हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. अगर ये मौजूद हैं, प्रेजेंट, फ्लावर को क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज कंप्लीट. क्या बोलेंगे? कंप्लीट फ्लावर बोलेंगे इसको. अगर ये चारों फ्लोरल पार्ट किसी भी फ्लावर में मौजूद हैं, द फ्लावर इज कॉल्ड एज कंप्लीट फ्लावर एंड इट इज बाईसेक्सुअल बिकॉज इट इज हैविंग द मेल एंड फीमेल बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द सिंगल फ्लावर, सेम फ्लावर. इसलिए हम इसे बाईसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट फ्लावर के नाम से जानते हैं. ठीक है, आपके सामने. अब मान लो कि इनमें से कोई एक अनुपस्थित है, सपोज दैट कोई भी एक स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है, नहीं पाया जा रहा है, तो फ्लावर को इनकम्प्लीट बोलेंगे. इफ एनी वन ऑफ दीज 4 फ्लोरल पार्ट्स एब्सेंट, the flower is known as incomplete हम फ्लावर को इनकम्प्लीट फ्लावर के नाम से जानते हैं. अगर इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर अनुपस्थित है तो फ्लावर को क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज इनकम्प्लीट फ्लावर. ये पूरा डिस्कशन जो हमने अभी आपसे किया है, ये किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात किया है कि उसका जो सेक्स ऑर्गन है, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, वो बेटा क्या है. तो इसके बारे में सारा हमने आपको समझा दिया है. अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे कि इनमें रिप्रोडक्टिव बिहेवियर कैसा होता है, किस तरीके से गैमीट का फॉर्मेशन होता है, इनके सेक्स ऑर्गन की इंटरनल बनावट क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे एक एक करके. राइट, सबसे पहले चर्चा हम करेंगे किस पर? इसके मेल ऑर्गन पर सबसे पहले चर्चा करेंगे. ठीक, इस पूरे स्ट्रक्चर में जितना भी हमने आपको बताया है, इस पर आप में से किसी को कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. अदरवाइज अब हम इसके आगे चलेंगे जितना पढ़ाया है. एनीवन वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चन? इससे संबंधित कोई सवाल अभी तक आप में से किसी को पूछना है? ठीक, अब बात करेंगे हम एक एक स्ट्रक्चर. पहले इसके मेल ऑर्गन की बात करेंगे कि मेल ऑर्गन का इंटरनल स्ट्रक्चर इसका क्या होता है. राइट, चलिए स्टैमेन की बनावट पढ़ेंगे.
मेल ऑर्गन, द स्टैमेन, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है, सेक्स ऑर्गन जो होता है, हम उसे बोलते हैं क्या? इट इज़ नोन एज द फ्लावर, राइट। और इसका जो मेल ऑर्गन होता है वो होता एंड्रोसियम है, परंतु उसकी सिंगल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज स्टैमेन। और इस स्टैमेन की हम बात कर रहे हैं। स्टैमेन में ये स्ट्रक्चर होता है, दिस वन, इट इज द स्टैमेन, राइट। दिस स्ट्रक्चर इज फिलामेंट, अभी हम आपको समझा के आ रहे हैं। एंड दिस स्ट्रक्चर, इसे हम बोलेंगे बाइलोब्ड एंथर, हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं। यहां पर जो एंथर होता है यही मेन पार्ट होता है इसके मेल ऑर्गन का। तो यह बाइलोब्ड होता है, इसमें दो लोब होते हैं। और बेटा एक लोब में दो चैम्बर होते हैं। एक लोब में कितने चैम्बर होते हैं? दो चैम्बर होते हैं। चैम्बर को यहां पर हम थेका कहते हैं, THECA, थेका। ऐसे ही चार थेका होते हैं, इसलिए एंथर को बाइलोब्ड एंड टेट्राथेकस स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो इस पॉइंट को आप यहां नोट कर लेंगे क्या? द एंथर हैज टू लोब्स। इसमें कितने लोब हैं बेटा? दो लोब हैं, इसलिए नाम क्या पड़ा? बाइलोब्ड। एंड एवरी लोब, ईच लोब, ईच लोब हैज टू चैम्बर्स। ये जो चैम्बर्स होते हैं ना, इन्हीं को हम पोलन चैम्बर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनको हम पोलन चैम्बर्स बोलते हैं, या इसी स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। या इसी को थेका कहा जाता है, थेका। सो द टर्म टेट्राथेकस इज यूज्ड। इस प्रकार से एंथर जो होता है, इट इज बाइलोब्ड एंड टेट्राथेकस स्ट्रक्चर। द एंथर इज बाइलोब्ड एंड द टेट्राथेकस स्ट्रक्चर। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है कि आपका जो ये एंथर होता है, तो हम बोलेंगे कि इट इज बाइलोब्ड एंड टेट्राथेकस स्ट्रक्चर। दिस वन, इट इज बाइलोब्ड एंड टेट्राथेकस स्ट्रक्चर। एंथर में दो लोब होते हैं, इसके एक लोब में दो चैम्बर होता है। इस प्रकार से एंथर को बाइलोब्ड एंड टेट्राथेकस स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक। बाहर से तो बेटा केवल इतना ही दिखता है। इसके दोनों लोब जो होते हैं वो एक स्टेराइल टिश्यू से जुड़े होते हैं, और इस स्टेराइल स्ट्रक्चर को कॉलुमेला कहते हैं। क्या कहते हैं? इट इज नोन एज कॉलुमेला। तो बोथ द लोब्स of anther are connected with each other with the help of sterile tissue, help of the sterile tissue. It is known as columella. This structure is known as columella. ठीक है। अभी तक आप इस स्ट्रक्चर में बात कर रहे थे जो हम स्टैमेन की, तो स्टैमेन में मैंने आपको फिलामेंट समझा दिया और एंथर बताया। एंथर में दो लोब होते हैं, इसलिए नाम पड़ा कि ये बाइलोब्ड होता है।
एक लोब में 2 चैम्बर होता है, इसलिए नाम पड़ा कि ये टेट्राथेकस होता है, राइट। ये जो आप देख पा रहे हैं ये सारी चीज़ें, एंड बोथ लोब्स, एंथर के जो दोनों लोब होते हैं इनको कनेक्ट करने के लिए एक स्टेराइल टिश्यू होता है, एंड दैट स्टेराइल टिश्यू इज़ नोन एज कनेक्टिव। ये उसको हम कनेक्टिव कहते हैं या कोलुमेला कहते हैं, ठीक। ध्यान रहे कि टर्म स्टेराइल हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की ना तो फर्टिलिटी होती है और ना ही ये डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में कोई रोल प्ले करने जा रहा है। ये बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एंथर कैसा होता है तो क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे ये मेल ऑर्गन है, ये बाई लोब्ड होता है क्योंकि इसमें 2 लोब होते हैं और इसके एक लोब में 2 चैम्बर होते हैं। इस प्रकार से 4 चैम्बर टोटल एंथर में होते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर को टेट्राथेकस कहा जाता है। इसके अंदर की बनावट जानने के लिए हम इसका ट्रांसफर सेक्शन काट देंगे। क्या करेंगे? ट्रांसफर सेक्शन काट देंगे तो अंदर की बात हमें पता चलेगी। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया जो थेका कह रहे हैं ये बेटा पोलन चैम्बर भी कहलाता है। थेका इज़ आल्सो नोन एज द पोलन चैम्बर, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बंद होते हैं, राइट। इसीलिए इसको पोलन चैम्बर कहते हैं। और अगर हम इसको कंपेयर करें तो जैसे आपने स्टेमन को माइक्रोस्पोरोफिल माना है टेरिडोफाइटा और उसमें जिम्नोस्पर्म में, वहाँ पर माइक्रोस्पोरोफिल माना था, उस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हम यहाँ पर उस स्ट्रक्चर को स्टेमन कह रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे वहाँ पर आपने माइक्रोस्पोरेंजियम माना था, यहाँ फ्लावरिंग प्लांट में द सेम स्ट्रक्चर इज नोन एज पोलन चैम्बर, या उसी को माइक्रोस्पोरेंजियम समझ रहे हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में है, यहाँ पर हम इसी को क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज द पोलन चैम्बर। हालांकि यहाँ पर नाम माइक्रोस्पोरेंजियम भी लिखा हुआ है आपकी बुक में, ठीक। तो ये कितने होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम? यह जानने के लिए हमको इस एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन काटना पड़ेगा। ये ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है? इसको ऐसे काट देंगे, ऐसे ऐसे काट देंगे, हॉरिजॉन्टल ऐसे। तो फिर और सामने से देखेंगे प्रोफाइल तो जो दिखेगा वो हम आपको डायग्राम से दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं? डायग्राम से। इसका जब ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे, बोर्ड पर जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, जो भी बातें लिखी गई हैं, इनको आप कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए। 1 मिनट समय है, आगे बढ़ें। लिख लिया होगा सारा इसमें जो भी है। और अब आगे चलते हैं। अगर हम इस एंथर का टीएस काट दें, व्हेन यू कट द ट्रांसवर्स सेक्शन, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, अगर इसको टीएस काट दें और डायग्राम यहां पर देखें, ठीक है, तो शुरुआत में क्या होता है? जब ये जुवेनाइल फॉर्म में होता है, यानी कि इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, उस समय स्ट्रक्चर इस तरह से दिखता है। अगर हम देखें तो ये मैच्योर फॉर्म में है। जब मैच्योर फॉर्म में होता है तो स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा ये। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है आप देख पा रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कोलुमेला, या इसी को हम कनेक्टिव कहते हैं, जो कि यहाँ पर ये चारों लोब को कनेक्ट किए हुए होता है। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कनेक्टिव, दिस वन हम इसको कनेक्टिव कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कनेक्टिव। यू कैन सी हियर व्हेन यू कट द ट्रांसफर सेक्शन, ऐसे काट दीजिए इसको। ऐसे काटने के बाद प्रोफाइल को सामने से देखिए तो आपको जो दिखेगा वो ये है, ये स्ट्रक्चर। इसमें सबसे जो बाहरी लेयर होती है ना, दिस वन, अब इसमें क्या होता है? इस स्ट्रक्चर को आपने देखा। अब यहां पर क्या होता है कि इस कॉर्नर पर एक माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होता है, इस कॉर्नर पर एक माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होता है,
इस कॉर्नर पर एक माइक्रोस्पोरेंजियम और इस कॉर्नर पर एक माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होता है। इस तरीके से इन्हें हम पोलन चैम्बर, पीसी स्टैंड्स फॉर पोलन चैम्बर, या पोलन चैम्बर का दूसरा नाम क्या है? इट इज आल्सो नोन एज द माइक्रोस्पोरेंजियम। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम, या इसी को हम पोलन चैम्बर कहते हैं। राइट क्या होता है ये? माइक्रोस्पोरेंजियम इज आल्सो नोन एज द पोलन चैम्बर। कितने पोलन चैम्बर हैं इसमें? देख पा रहे हैं आप, 4। इसलिए, और लोब कितने होते हैं? तो एक लोब आपका ये है, दूसरा लोब ये है, तो ये एक लोब है और दूसरा लोब ये। दोनों लोब को कौन जोड़ रहा है? कनेक्टिव। एक लोब में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर। इसलिए हम एंथर को बाई लोब्ड और टेट्राथेकस स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। समझ में आ गई बात? बाई लोब्ड एंड टेट्राथेकस स्ट्रक्चर हम इसे कहते हैं। ठीक, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है इसी को पोलन चैम्बर कहते हैं। इसी के अंदर पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। प्रोसेस पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन का कैसे होगा इसकी चर्चा अलग से हम करेंगे। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम की जो वाल है ये 4 लेयर्स से मिलकर बनी होती है। वो 4 स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं जरा उनके नाम जान लीजिए। वॉल ऑफ पोलन चैम्बर या माइक्रोस्पोरेंजियम, जहां भी पोलन चैम्बर लिखेंगे इसका मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम है। इसमें एपिडर्मिस होती है, इसमें एंडोथेसियम होता है, इसमें मिडिल लेयर होता है, और इसमें सबसे अंदर की तरफ होता है जिसे हम टेपिटम कहते हैं, दिस वन। ये सभी स्ट्रक्चर डाइप्लॉयड होते हैं। अभी तक जितना भी हमने आपको बताया है, जब तक पोलन ग्रेन ना बन जाए तब तक के सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर सारे के सारे डाइप्लॉयड होते हैं। सभी में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 2 सेट में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। यहाँ पर बात समझो। तो इस प्रकार से इसकी जो दीवार है, ये जो दीवार आप देख रहे हैं, दिस वन, द वॉल ऑफ पोलन चैम्बर, एंड इस दीवार में कितने लेयर होते हैं? एपिडर्मिस है, एंडोथेसियम है, मिडिल लेयर है और टेपिटम है। द वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फ्लोरल पार्ट सारे समझा दिया। इनमें से मेल ऑर्गेन में डिस्कस कर रहा हूँ, मेल ऑर्गेन में भी आधा समझा दिया है। अब इसमें एक्चुअल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स कैसे होता है और इसके दीवार की बनावट जो होती है, उसमें जो सेल्स पाई जाती हैं उनके बारे में क्या खास बात है, इन सब के बारे में डिस्कशन हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। और हम आपको इस चैप्टर को अधिकतम 5 लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे। ये कौन सा चैप्टर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मैक्सिमम 5 लेक्चर आई विल टेक टू फिनिश दिस चैप्टर, राइट। और इसी से आपको सारे वो क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिशन्स में आएंगे, राइट। आज के लिए इतना ही। यू हैव द लिबर्टी टू आस्क क्वेश्चन नाउ। इफ यू वुड लाइक टू आस्क, यू कैन आस्क। एनी क्वेश्चन इन दिस लेक्चर ऑफ टुडे? किसी को कोई सवाल पूछना है? एनी क्वेश्चन? आवाज नहीं आ रही? नो क्वेश्चन, राइट।